नमस्कार दोस्तों। प्राचीन भारतीय इतिहास के इस बेहद रोमांचक सफर में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसी अद्भुत कहानी पर बात करने वाले हैं जिसमें हम देखेंगे कि कैसे जंगलों में घुमंतू जीवन जीने वाले छोटे छोटे कबीले विशाल और शक्तिशाली साम्राज्यों में बदल गए। ये कहानी सत्ता, संघर्ष और एक बिल्कुल नए युग के जन्म की है। आपको याद होगा, हमारी पिछले विश्लेषण में हमने वैदिक काल को काफी करीब से देखा था, जो लगभग 1500 से 600 ईसा पूर्व तक चला था। उस वक्त समाज धीरे धीरे घुमंतू जीवन से निकलकर एक जगह बसने लगा था। खेतीबाड़ी शुरू हो चुकी थी और वर्ण व्यवस्था भी अपना आकार ले रही थी। छोटे छोटे कबीले बन रहे थे जिन्हें उस समय जन कहा जाता था। अब इससे पहले कि हम इस कहानी में और गहराई तक उतरें, अगर आपको हमारी ये ऐतिहासिक चर्चाएं और विश्लेषण पसंद आ रहे हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और हाँ, वो बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा ताकि आने वाला कोई भी अहम विश्लेषण आपसे मिस न हो। तो चलिए देखते हैं कि आज के इस सफर में हम किन किन पड़ावों से गुजरने वाले हैं। हम शुरुआत करेंगे जनपदों की उत्पत्ति से, फिर जानेंगे उन 16 महाजनपदों के बारे में, वहां की शासन व्यवस्था को समझेंगे, मगध के ऐतिहासिक उदय पर बात करेंगे, उस वक्त के समाज और अर्थव्यवस्था को देखेंगे और अंत में जानेंगे उस दौर की एक बहुत ही बड़ी और अहम धार्मिक क्रांति के बारे में। चलिए बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं हमारी पहली कड़ी से, उत्पत्ति, कबीले से साम्राज्य तक का सफर। तो ये महाजनपद आखिर भला क्या है? देखिए, इसका नाम ही हमें इसकी पूरी कहानी बता देता है। महा यानी बहुत बड़ा, जन का मतलब लोग या कबीला, और पद मतलब वो जगह जहां उन्होंने पैर जमा लिए। तो सीधे शब्दों में कहें तो जब एक कबीला किसी जगह पर हमेशा के लिए बस गया और ताकतवर हो गया तो वो एक विशाल महाजनपद बन गया। ये कोई छोटा मोटा बदलाव नहीं था, इसने भारत का राजनीतिक भूगोल ही हमेशा के लिए बदल दिया। अब आप शायद सोच रहे होंगे कि ये अचानक हुआ कैसे? तो इसका सबसे बड़ा क्रेडिट जाता है लोहे की खोज को। जी हाँ, लोहे के औजार। इन्होंने पूरी तस्वीर ही बदल कर रख दी। लोहे की कुल्हाड़ियों से घने जंगलों को साफ करना आसान हो गया और लोहे के फाल से जमीन की गहरी जुताई मुमकिन हो पाई। इससे हुआ ये कि अनाज की पैदावार छप्पर फाड़कर होने लगी। अब जब खाना भरपूर था तो जाहिर है आबादी भी तेजी से बढ़ी। लोगों को खेती के अलावा दूसरे काम धंधों का मौका मिला। व्यापार ने रफ्तार पकड़ी और देखते ही देखते बड़े बड़े शहर बसने लगे। है ना कमाल का चेन रिएक्शन। अब आते हैं हमारे दूसरे पड़ाव पर, 16 महाजनपद, एक बंटा हुआ परिदृश्य। अब जो आप देख रहे हैं वो बेहद दिलचस्प है। बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय हमें सटीक जानकारी देता है कि उस समय का हमारा पूरा राजनीतिक नक्शा कैसा दिखता था। ये परिदृश्य 16 अलग अलग महाजनपदों में पटा हुआ था। अंग, मगध, काशी, कौशल से लेकर दूर उत्तर पश्चिम में गांधार तक। हर एक महाजनपद की अपनी एक खास राजधानी होती थी और आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं कि जब इतने सारे ताकतवर राज्य एक साथ अगल बगल मौजूद होंगे तो सत्ता और वर्चस्व के लिए उनमें आपस में कितनी भयंकर टक्कर होती होगी। हमारा अगला विषय है शासन व्यवस्था, राजा और उनकी परिषदें। जब राज्य इतने विशाल हो गए और आबादी बढ़ने लगी तो उन्हें सुचारू रूप से चलाने के लिए मुख्य रूप से 2 तरह के सिस्टम उभर कर सामने आए। पहला था राजतंत्र यानी मोनार्की। इसमें सत्ता पूरी तरह से एक राजा के हाथ में होती थी और ये पद वंशानुगत था, यानी राजा का बेटा ही अगला राजा बनेगा, जैसे कि मगध, काशी और कौशल में। लेकिन दूसरी तरफ कुछ ऐसा हो रहा था जो उस समय के हिसाब से बहुत ही क्रांतिकारी था। वो था गणतंत्र या रिपब्लिक। वज्जी और मल्ल जैसे राज्यों में कोई एक राजा फैसले नहीं लेता था, बल्कि निर्णय महत्वपूर्ण सभाओं और परिषदों के जरिए मिलजुल कर लिए जाते थे। इसे हम आधुनिक लोकतंत्र का एक बहुत ही शानदार शुरुआती रूप मान सकते हैं। अब बात करते हैं उस राज्य की जिसने सबको पीछे छोड़ दिया, मगध का उदय। तो अहम बात यह है कि उन सभी 16 राज्यों की आपसी लड़ाई में आखिर बाजी मारी मगध ने। बिंबिसार और अजातशत्रु जैसे बेहद महत्वाकांक्षी राजाओं ने इसे सफलता के शिखर पर पहुंचा दिया। लेकिन मगध ही क्यों? इसके पीछे कुछ बहुत ही ठोस कारण थे। पहला, गंगा घाटी की वो उपजाऊ जमीन जिसने कभी अनाज की कमी नहीं होने दी। दूसरा, वहां मौजूद लोहे की खदानें जिनसे बेहतरीन और मजबूत हथियार बने। तीसरा,
एक ऐसी विशाल और अजेय सेना जिसे हराना लगभग नामुमकिन था। और चौथा, नदियों के किनारे उसकी शानदार रणनीतिक लोकेशन जिसने व्यापार और सेना की आवाजाही को बहुत आसान बना दिया था। चलिए अब सत्ता के इन गलियारों से थोड़ा बाहर निकलते हैं और देखते हैं उस समय का समाज और अर्थव्यवस्था। राजाओं की इन हलचलों के बीच साम्राज्यों में रहने वाले आम लोगों की जिंदगी में एक बहुत बड़ा आर्थिक उछाल आ रहा था। खेती बेशक अभी भी सबसे बड़ा काम था, लेकिन अब व्यापार का जाल बहुत तेजी से फैल रहा था। इसमें एक बड़ा गेम चेंजर साबित हुए पंचमार्क वाले सिक्के। इन सिक्कों ने व्यापारिक लेनदेन को इतना आसान बना दिया कि कौशाम्बी, वाराणसी और उज्जैन जैसे इलाके तेजी से विकसित हुए और बड़े शहरी केंद्रों में तब्दील हो गए। लेकिन ठहरिए, तस्वीर का एक दूसरा पहलू भी है। जहां एक तरफ पैसा और समृद्धि आ रही थी, वहीं समाज में कुछ बहुत ही जटिल बदलाव भी हो रहे थे। 4 वर्णों वाली जो व्यवस्था थी, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, वो पहले से कहीं ज्यादा कठोर और रिजिड हो चुकी थी। समाज में ऊंच नीच और असमानता काफी बढ़ गई थी। और सबसे चिंताजनक बात, अगर हम पुराने समय से तुलना करें तो इस दौर में महिलाओं की सामाजिक स्थिति में भी काफी गिरावट देखने को मिली। समाज के इन्हीं कड़े बदलावों ने जन्म दिया हमारे अगले पड़ाव को, एक नई धार्मिक क्रांति। देखिए, इतिहास गवाह है कि जब समाज में नियम बहुत ज्यादा सख्त हो जाते हैं तो एक वैचारिक टकराव तय है। एक तरफ थे पारंपरिक नियम, जहां यज्ञ और कर्मकांड बहुत ही जटिल और खर्चीले होते जा रहे थे, जिससे आम जनता में अंदर ही अंदर असंतोष पनप रहा था। ठीक इसी पृष्ठभूमि में एक बिल्कुल नई सोच ने जन्म लिया, गौतम बुद्ध का बौद्ध धर्म और महावीर स्वामी का जैन धर्म। इन नए दर्शनों ने उन जटिल कर्मकांडों को नकार दिया और एक बहुत ही सीधा सरल रास्ता दिखाया, जो अहिंसा, सादगी और सबसे बड़ी बात, सभी के लिए समानता पर आधारित था। और ये जो नई चेतना समाज में आ रही थी, वो सिर्फ धर्म तक ही सीमित नहीं थी। इस दौर में शिक्षा और संस्कृति ने भी एक नया मुकाम हासिल किया। क्या आपने गांधार के तक्षशिला का नाम सुना है? वो उस वक्त पूरी दुनिया में शिक्षा का एक बहुत बड़ा हब बन चुका था। दूर दूर से लोग वहां राजनीति, युद्ध कला, चिकित्सा और धर्म जैसे विषयों की गहन पढ़ाई करने आते थे। और इसी दौरान जहां एक तरफ विद्वान संस्कृत में ग्रंथ रच रहे थे, वहीं आम जनता के बीच उनकी अपनी प्राकृत भाषा भी खूब फल फूल रही थी। अब आते हैं अपने अंतिम पड़ाव पर, एक विशाल साम्राज्य की नींव। तो अगर हम 600 ईसा पूर्व से 300 ईसा पूर्व तक के इस पूरे दौर को देखें, तो ये असल में एक बहुत बड़ा ट्रांजिशन फेज या संक्रमण काल था। छोटे कबीलों का विशाल राज्यों में बदलना, लोहे का क्रांति लाना और नए धर्मों का उदय, ये सब कुछ भविष्य की एक बहुत बड़ी तैयारी थी। ये हमें साफ तौर पे दिखाता है कि कैसे महाजनपदों और खासकर मगध ने आने वाले शक्तिशाली मौर्य साम्राज्य के लिए एक बेहद मजबूत सामाजिक और राजनीतिक जमीन तैयार की। जरा सोच कर देखिए, अगर उस वक्त लोहे की खोज न हुई होती या शहरों का वो विकास न हुआ होता, तो क्या मौर्य साम्राज्य जैसा कोई विशाल साम्राज्य कभी अस्तित्व में आ पाता? इस विचार के साथ हमारा आज का ये ऐतिहासिक विश्लेषण यहीं समाप्त होता है। सोचने पर मजबूर करता है ना?